गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं? नमस्कार। तो आई थिंक आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में हम आपको एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं। पिछली क्लास की तरह इस क्लास में भी हम आपको हिस्ट्री के तमाम अच्छे बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स के कुछ एग्जाम्स में आ चुके हैं और आने की संभावना है, तो आज की क्लास में भी हम आपको इस तरह के क्वेश्चंस कराएंगे। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, सफलता क्लासेस में तमाम फीचर्स हैं, जैसा कि आप सभी लोग पढ़ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। सफलता क्लासेस तमाम क्लासेस लेके आया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का भी क्लासेस चल रही हैं। 9th 10th 11th 12th साइंस और आर्ट्स की क्लासेस भी स्टार्ट हुई हैं। इसके अलावा बच्चे जेईई और नीट की भी क्लासेस भी कराता है। तो बहुत सारी चीजें, वनडे एग्जाम में तो आप सब ही हैं। तो हमारा क्रेडो है बच्चे, साथ रहेंगे सक्सेस तक, यानी आपकी सफलता तक ये हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस आपके पास रहेंगी। आपकी कोई डाउट्स हैं तो आप अपने डाउट्स को भी क्लिक करके व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशन पर आप उसको अपलोड कर सकते हैं। आपके डाउट्स को भी लिया जाता है, सॉल्व किया जाता है। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। और आज की क्लास में किरण तिवारी बच्चे, प्रणाम। कैसे हैं आप किरण? मैं तो ठीक हूं, आप बताएं बच्चे कैसे हैं? प्रियंका जायसवाल, नमस्ते बच्चे। तो चलिए आज की क्लास को हम क्वेश्चन के पैटर्न पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपके सामने ये क्वेश्चंस ले आ रहे हैं बच्चे और आप इसको अच्छी तरह से कर सकेंगे। चलिए आज का विचार आपके सामने, आपके स्क्रीन पर आज के विचार के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे बच्चे। शिक्षा हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाती है, एलन ब्लूम का स्टेटमेंट है बच्चों। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम इस क्वेश्चन पैटर्न पर स्टार्ट करने वाले हैं और आई थिंक आप सभी लोग अच्छी तरह से इसको करेंगे। आप अपना आंसर भी अटेम्प्ट करेंगे। चलिए किरण, प्रियंका जायसवाल, सभी लोगों को आज की क्लास हम आपको बताने वाले हैं। तो स्क्रीन पर क्वेश्चन देखें बच्चों, दिख रहा है आपको? ये पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लाए हैं, आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? ओके, चलिए फिर यहां से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने सुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की? आफ्टर किलिंग द लास्ट मौर्यन एम्परर, Sung dynasty was founded in 185 BC by whom? किरण के आंसर आ गए हैं। बिल्कुल सही आंसर है किरण। ऑप्शंस में आपने देखा पुष्यमित्र सुंग, अग्निमित्र, वसुमित्र, भागभट्ट। तो आप सभी के आंसर्स आ रहे हैं, लेकिन आपके आंसर्स, दीपांशु के आंसर सही हैं और किरण के आंसर सही हैं। प्रियंका बच्चे, ए पार्ट आंसर होगा इसका, पुष्यमित्र सुंग था। लास्ट मौर्यन किंग बृहद्रथ था और पुष्यमित्र सुंग बृहद्रथ का सेनापति था। पुष्यमित्र सुंग जाति का ब्राह्मण था। अपने मालिक बृहद्रथ को मारकर पुष्यमित्र सुंग ने सुंग डायनेस्टी की स्थापना किया था। तो ये डायनेस्टी इसने बनाया था, सुंग वंश। तो पुष्यमित्र सुंग बेहद इंपॉर्टेंट था। और बच्चे, पुष्यमित्र सुंग प्राचीन काल का फर्स्ट किंग था जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध वही करता था जो चक्रवर्ती सम्राट होता था। प्राचीन काल में अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट किंग का नाम बताइए जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ किया,
तो वह किंग पुष्यमित्र शुंग था। इस अश्वमेध यज्ञ को महर्षि पतंजलि ने करवाया था। बच्चे, महर्षि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के मुख्य पुजारी थे। योग सिद्धांत या योग फिलॉसफी महर्षि पतंजलि ने दिया था, जिसका आज की डेट में बाबा रामदेव बड़ा इस्तेमाल करते हैं बच्चे। बिल्कुल किरण, अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता था। इंग्लिश में इसको हॉर्स सेक्रीफाइस कहते हैं। अश्वमेध यज्ञ में बच्चों घोड़ा छोड़ा जाता था। घोड़ा किसी ने पकड़ लिया तो उससे लड़ाई होता था। यदि किसी ने घोड़े को पकड़ लिया तो उससे लड़ाई होता था, और यदि घोड़े को किसी ने पकड़ा नहीं तो जहां जहां घोड़ा गया उस किंग का किंगडम बन जाता था जिसका घोड़ा होता था। घोड़ा घूम के आता और देन घोड़ी की बलि दिया जाता था। बलि देते वक्त किंग मिरेकल पावर, अद्भुत शक्तियां प्राप्त करता था। तो इस तरह से घोड़े की बलि दिया जाता था, घोड़े के मांस को भी खाया जाता था। बिल्कुल बच्चे किरण, तो अश्वमेध यज्ञ करने वाला प्राचीन भारत का फर्स्ट किंग पुष्यमित्र शुंग था। आगे चलकर बच्चों समुद्रगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था, और गुप्त वंश का चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। लेकिन फर्स्ट किंग पुष्यमित्र शुंग था जिसने अश्वमेध यज्ञ किया। एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक मैक्सिमम अश्वमेध यज्ञ प्राचीन काल में किस राजा ने किया? तो बंगाल में एक किंग था प्रवर सेन। प्रवर सेन था बच्चे, उसने मैक्सिमम अश्वमेध यज्ञ किया था। तो चलिए 185 बीसी में, 185 बीसी में अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली। और पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था, बौद्ध भिक्षुओं को मरवाया, बौद्ध विहारों को नष्ट कराया। चलिए अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन बच्चे आपके स्क्रीन पर है। दूसरे क्वेश्चन में आप देखें, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? एट विच पोस्ट वाज पुष्यमित्र शुंग इन द रॉयल आर्मी ऑफ मौर्यन एम्परर बृहद्रथ? ऑप्शन है सेनापति, प्रधानमंत्री, गवर्नर, इनमें से कोई नहीं। तो सभी बच्चों ने सही आंसर बताए, देवेश, प्रियंका और किरण, तीनों लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। सेनापति यानी कमांडर इन चीफ होता है बच्चे, तो कमांडर इन चीफ के पोस्ट पर था। बाकी वैसे पुष्यमित्र शुंग की डेथ के बाद उसका बेटा अग्निमित्र गद्दी पर आया। अग्निमित्र के बाद वसुमित्र सत्ता में आया, और फिर देवभूति मित्र गद्दी पर आया। देवभूति मित्र की हत्या करके वसुदेव कण्व ने कण्व डायनेस्टी की स्थापना किया था बच्चे। अब देखिए मगध में ये 6 डायनेस्टी थी। मगध एम्पायर इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं मगध साम्राज्य। बच्चों इस मगध साम्राज्य में 6ठी शताब्दी में 6 डायनेस्टी आई थी। पहली डायनेस्टी थी, आप सभी जानते हैं, हर्यंक वंश। हर्यंक वंश का शासनकाल 544 बीसी से लेकर 412 बीसी तक था बच्चों। और इस वंश के संस्थापक बिंबिसार थे ना, बिंबिसार इस वंश के संस्थापक थे, राजगृह को कैपिटल बनाया। दूसरी डायनेस्टी आई थी शिशुनाग वंश। सेकेंड डायनेस्टी बच्चे मगध में शिशुनाग वंश 412 बीसी से लेकर यह डायनेस्टी 345 बीसी तक थी, और इसका संस्थापक स्वयं शिशुनाग था। मगध में दूसरा वंश यही था बच्चे। तीसरी डायनेस्टी मगध में नंद वंश आया था। 345 बीसी से लेकर यह डायनेस्टी 322 बीसी तक था बच्चे। इस वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। आश्मी उपाध्याय बच्चे, गुड नून।
इस वंश का महापद्मनंद इस वंश का संस्थापक था। नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद को मार करके चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से मौर्य वंश बनाया था। तो बच्चे अगली डायनेस्टी जो मगध में आई, मौर्य डायनेस्टी, 322 बीसी से लेकर के 185 बीसी तक थी। इस वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, चाणक्य की मदद से बनाया था। अंतिम मौर्य किंग बृहद्रथ को मार करके पुष्यमित्र शुंग ने मगध में शुंग वंश की नींव डाली। पांचवी डायनेस्टी बच्चे शुंग डायनेस्टी 185 बीसी से लेकर लगभग 75 बीसी तक था। इस वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, जो कि एक ब्राह्मण था जाति का। शुंग वंश बनाया। इसके अंतिम राजा देवभूति मित्र की हत्या करके वसुदेव कण्व ने कण्व वंश की नींव डाली बच्चे। तो कण्व डायनेस्टी 75 बीसी से लेकर 75 बीसी से लेकर 75 बीसी से लेकर लगभग 33 बीसी तक कण्व डायनेस्टी थी। संस्थापक वसुदेव कण्व था। वसुदेव कण्व कण्व वंश का संस्थापक था। तो 6 डायनेस्टी मगध में यही आई थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लीजिए, वही क्वेश्चन आ गया। कण्व या काण्व वंश का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ कण्व डायनेस्टी? ओके, बिल्कुल सही है। ऑप्शन है वसुदेव कण्व, भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मा। किरण बिल्कुल सही बच्चे, अभी पीछे किए हो आप लोग। ए पार्ट करेक्ट है, वसुदेव कण्व। प्रियंका बिल्कुल सही है, आशमी बिल्कुल सही है बच्चे। वसुदेव कण्व कण्व डायनेस्टी का संस्थापक था। अब वैसे तो कण्व डायनेस्टी के बाद कई डायनेस्टी आई थी, लेकिन मगध में नहीं, बल्कि कुषाण वंश जो था बच्चे, कुषाण डायनेस्टी एक डायनेस्टी थी। ये लोग बाहरी थे, कुषाण वंश। और यह डायनेस्टी 50 बीसी से लेकर 250 एडी तक थी ये डायनेस्टी। इसका संस्थापक कुजुल कदफिश था। कुषाण वंश में कुजुल कदफिश ये इसका संस्थापक था बच्चे, कुजुल कैडफिसेस, और ये बाहरी आया था। इसके बाद गुप्त डायनेस्टी का संस्थापक आप सभी जानते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक पूछा जाए, यह डायनेस्टी 240 एडी से लेकर लगभग 550 एडी तक ये डायनेस्टी थी। और इसका फाउंडर श्री गुप्ता था। रियल फाउंडर चंद्रगुप्त फर्स्ट था बच्चे। इसके बाद वर्धन डायनेस्टी, जिसको पुष्यभूति वंश भी कहते हैं, वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। यह 500 एडी से लेकर 647 एडी तक आई। इसका संस्थापक पूछें तो पुष्यभूति था, इसलिए इसका नाम पुष्यभूति वंश रखा गया। रियल फाउंडर इसका प्रभाकर वर्धन था। तो इतनी डायनेस्टी प्राचीन काल में आई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फोर्थ क्वेश्चन देखें, सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था बच्चे? ए सिमोक, बी शातकर्णी, सी गौतमी पुत्र शातकर्णी, डी वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। किरण का आंसर आ गया है। इंग्लिश में देख लें, हु वाज द फाउंडर ऑफ सातवाहना या आंध्र सातवाहना डायनेस्टी? आशमी उपाध्याय ने भी आंसर दिया है। ओके, लेकिन दोनों बच्चों के आंसर्स गलत हैं। आंसर बच्चे ए पार्ट होगा। फेरी बच्चे नमस्ते, ए पार्ट फेरी का आंसर आया। ए पार्ट करेक्ट है फेरी। तो सिमोक करेक्ट आंसर है। हाँ बिल्कुल लग रहा था बच्चे, सिमोक सातवाहन वंश का संस्थापक था। इस वंश की राजधानी अगर आपसे पूछें, झलक गौतम गुड आफ्टरनून बच्चे, सातवाहन वंश का संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो सिमोक लगाइएगा। इनकी राजधानी अगर आपसे पूछें, इनकी राजधानी बता देते हैं, प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान बिल्कुल बच्चे, झलक ई पार्ट करेक्ट है।
और सातवाहन वंश के शासकों ने बच्चे सीसे का सिक्का चलाया था, सीसे का सिक्का चलाया था, यानी लेड कॉइन्स चलाया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में भी कुछ पढ़े थे। बच्चे आपको बताएं, गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा था, यानी ये मोस्ट पावरफुल किंग था, सबसे शक्तिशाली राजा यही था। इसको जानते हैं दक्षिणापथ स्वामी कहा गया है। बिल्कुल, गौतमी पुत्र सातकर्णी सबसे प्रतापी किंग था किरण। और आपको बताएं, गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था, इसका किंगडम 3 तरफ समुद्र से घिरा हुआ था, सबसे प्रतापी राजा। इसकी फिल्म भी एक आई हुई है, बहुत बढ़िया जबरदस्त फिल्म है। और आपको बताएं, सातवाहन शासक राजा जो थे कई पत्नियां रखते थे, इसलिए उनके बच्चे जो थे बेटे अपनी मदर के हिसाब से अपना नामकरण करते थे। अब देखिए, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र सिली पुलमावी, यज्ञ श्री सातकर्णी। तो ऐसा सातवाहन शासकों ने स्टार्ट किया था। फेमस पॉइंट ये लेड का सिक्का चलाया था, सोने शीशे का सिक्का। सातवाहन शासकों ने लेड कॉइन्स चलाया था बच्चे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन बच्चे। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। तो सातवाहना प्रीवियसली एक्टेड एज लोकल ऑफिशियल्स, नंदों के अधीन, मौर्यों के अधीन, चोलों के अधीन, चेरों के अधीन। तो चलिए बताइए, अंडर द नंदास, यानी सातवाहन शासक पहले किसकी अधीनता में ये लोग अधिकारी के रूप में, स्थानीय राजा के रूप में नहीं, अधिकारी के रूप में काम किए थे बच्चे। ये लोग अधिकारी के रूप में मौर्यों के बारे में, ओके, फेरी बता रही हैं, किरण कह रही हैं नहीं श्योर हैं, ओके कोई बात नहीं, झलक कह रही हैं बी पार्ट है। तो बच्चे आपको बताएं कि जिन बच्चों ने मौर्यों के अधीन बताया है, जिसमें प्रियंका, इसका फेरी का आंसर सही है, फेरी बच्चे का आंसर सही है, यानी बी पार्ट करेक्ट है। मौर्यों के अंडर में ये लोग स्थानीय अधिकारी के रूप में शासन करते थे। समझ गए बच्चे? और बाकी आपको बताएं, मौर्य किंगडम साउथ में फैला हुआ था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, बड़ा ही प्रतापी राजा था। चंद्रगुप्त के बाद उसका बेटा बिंदुसार गद्दी पर आया। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक था। अशोक के लेखों पर दक्षिण के 3 डायनेस्टी का जिक्र है, चेर, चोल और पांड्य। चेर वंश केरल में थे, वांजी कैपिटल थी। चोल तमिलनाडु में थे, उरैयूर कैपिटल थी। पांड्य भी तमिलनाडु में मदुरई कैपिटल थी। तो अशोक के समय में दक्षिण में 3 डायनेस्टी का विकास हो गया था। सातवाहन मौर्यों के अधीन में थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? Who among the following was the greatest Kushan leader became a Buddhist? Okay. A. Kuzul Cadphises, B. Vima Cadphises, C. Kanishka और D. वशिष्ठ। सभी बच्चों के आंसर्स करेक्ट हैं, सी पार्ट, यानी कनिष्क बौद्ध धर्म को फॉलो किया था। और आप जानते हैं कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कैडफिसेस था, उसके बाद विम कैडफिसेस आया। बिल्कुल बच्चे, कनिष्क ने इंडिया में गोल्ड का सिक्का चलाया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया, भारत में पहला गोल्ड कॉइन्स अगर आपसे पूछा जाए तो मिनेंडर ने चलाया था। यह इंडो ग्रीक किंग था, इंडो यूनानी राजा मिनेंडर था बच्चे। 165 बीसी में
सबसे पहला सोने का सिक्का इसने चलाया था और यह ग्रीक आर्ट में था, यह ग्रीक स्टाइल में चलाया था, यूनानी शैली में चला था। जबकि कनिष्क ने गोल्ड का सिक्का जो चलाया है वह इंडियन स्टाइल में है, ये अंतर है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय शैली में सिक्का सोने का सबसे पहले, तो कनिष्क ने चलाया था। इंडिया में फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स अगर आपसे पूछा जाए तो मिनेंडर लगाइए। कनिष्क काल में, बिल्कुल बच्चे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन गया है ये, बढ़िया क्वेश्चन है भी वैसे ये। इंडिया में फर्स्ट टाइम मिनेंडर ने और इंडियन स्टाइल में फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स कनिष्क ने चलाया। और कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म का चौथा सम्मेलन बुलाया गया था। कनिष्क फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल 72 एडी में कश्मीर के श्रीनगर के कुंडल वन में बुलाया, जिसकी अध्यक्षता वासुमित्र ने किया, जिसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। चौथे बौद्ध सम्मेलन में बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बट गया था। एक को हीनयान कहा गया, दूसरे को महायान कहा गया। हीनयान बुद्ध के बताए मार्ग पर चलते थे, अहिंसा में विश्वास करते थे। महायान बुद्ध के बताए मार्ग को छोड़ दिया और हिंसा करके मांस खाने लगे। महायान के लोग बुद्ध की मूर्ति पूजा करने लगे थे। कनिष्क के काल में मूर्ति बनाने की पहली बार दो शैली आई। एक का नाम है गांधार शैली, स्लेट स्टोन पर बुद्ध की मूर्तियां बनती थी। दूसरे का नाम है मथुरा शैली, रेड सैंड स्टोन पर बुद्ध की मूर्तियां बनती थी। बच्चे, इंडिया में सबसे पहले पत्थर पर भगवान बुद्ध की मूर्ति पूजा हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चे, सेवेंथ क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? गांधार स्टाइल ऑफ स्कल्पचर ड्यूरिंग द कुषाण पीरियड इज अ मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? भारत इस्लामी शैली का, भारत ईरानी शैली का, भारत चीन शैली का, भारत ग्रीक यानी यूनानी शैली का? फेरी का आंसर सही है। झलक बच्चे, डी पार्ट करेक्ट होगा, यानी इंडो ग्रीक स्टाइल में था। गांधार शैली, किरण का भी आंसर सही था, बिल्कुल झलक बच्चे। गांधार शैली में, हाँ बिल्कुल हमने पढ़ लिया, देख लिया था, नाम आगे निकल गया था, पढ़ नहीं पाया था। आपका भी आंसर सही था किरण। तो भारत ग्रीक यानी इंडो यूनानी शैली में था, जबकि मथुरा शैली में ग्रीको रोमन कला का प्रभाव था। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कनिष्क की राजधानी थी, कैपिटल ऑफ कनिष्क वाज ए पुरुषपुर, बी बनारस, सी इलाहाबाद, डी सारनाथ? चलिए दो बच्चे, किरण का भी आंसर सही है, फेरी का भी आंसर सही है। तो बच्चों, झलक ए पार्ट करेक्ट आंसर होगा, और ए पार्ट को बच्चों ने, दो तीन बच्चों के आंसर सही आए हैं। बिल्कुल झलक ए पार्ट, आशमी ए पार्ट बिल्कुल सही है। पुरुषपुर ये इनकी कैपिटल थी, और पुरुषपुर बोले तो आज का पेशावर है, टुडेज पेशावर। कनिष्क की कैपिटल पुरुषपुर थी। दूसरी कैपिटल कनिष्क की मथुरा थी बच्चे। फर्स्ट कैपिटल पुरुषपुर थी, सेकंड कैपिटल मथुरा को बनाया था। तो कनिष्क सबसे प्रतापी राजा था। कनिष्क के दरबार में बड़े बड़े विद्वान थे। इसमें पोरस भी है सर? नहीं, पोरस नहीं है बच्चे। अब देखिए, पोरस का जो आप बता रहे हैं वो 327-26 बीसी में, बिल्कुल पोरस ने एलेक्जेंडर से युद्ध लड़ा था। एलेक्जेंडर पोरस की लड़ाई हुई थी, है ना? तो ये अलग है। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। कनिष्क के दरबार में वासुमित्र रहते थे, अश्वघोष रहते थे, नागार्जुन बौद्ध विद्वान,
जिनको भारत का आइंस्टीन कहा गया है, नागार्जुन को इंडिया का आइंस्टीन कहा गया है बच्चे, वो भी इस समय थे। चरक आयुर्वेद के जनक भी इसी समय थे। सुश्रुत सर्जरी के जनक भी इसी समय में थे। तो लीजिए अगला क्वेश्चन बताइए। 9th क्वेश्चन आप देखें बच्चे, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम था, नाम है? पुरुषपुर इज द अनदर नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो अभी आपने किया था, ये तो आप बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, सबके आंसर सही हैं, बहुत बढ़िया। सी पार्ट पेशावर का ही नाम है। पटना का बच्चे पाटलिपुत्र पुराना नाम है, पाटलिपुत्र पटना को कहते हैं, अजीमाबाद भी कहते हैं। पंजाब का पुराना नाम सप्त सैंधव प्रदेश था। सप्त माने सात, सैंधव माने नदियां, प्रदेश माने प्लेस। तो आंसर सी करेक्ट है, यानी पुरुषपुर पेशावर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 10th बताइए। ये लो आ गया। चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक वॉज द रॉयल फिजिशियन टू होम? अजीमाबाद बच्चे किरण पटना का ही नाम था, अजीमाबाद उसी को कहते हैं। बिल्कुल सारे बच्चे आंसर सही बता रहे हैं। चरक हर्ष के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, अशोक के दरबार में या कनिष्क के दरबार में? तो बिल्कुल आप सभी ने डी पार्ट बताए हैं। चरक कनिष्क के दरबार में आयुर्वेद के जनक थे, है ना। एक और थे इनके दरबार में जिनका नाम सुश्रुत था, इनको फादर ऑफ सर्जरी कहा गया है। थैंक यू किरण, थैंक यू बच्चे, थैंक्स अलॉट। बच्चे नॉलेज होगा तो ज्यादा बताएंगे ना, नहीं नॉलेज होगा तो पास आउट आगे बढ़ा देंगे। है ना। आदमी के पास जब ज्ञान रहता है तो पूरा सोचता है सब बच्चे को बता दो, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ जाए। थैंक यू किरण। हर्षवर्धन के दरबार में अगर आपसे पूछें तो बाण भट्ट रहते थे बच्चे, बाण भट्ट ये हर्ष के दरबार में थे। इन्होंने बाण भट्ट ने कादंबरी और हर्षचरितम नामक किताब लिखा है। दोनों किताबें बच्चे संस्कृत भाषा में हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आप सभी जानते हैं मेगस्थनीज, यह यूनानी राजदूत था। इसने इंडिका नामक किताब लिखा था यूनानी भाषा में, मेगस्थनीज। इनके अलावा चाणक्य रहते थे, चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त शर्मा था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक किताब लिखा था बच्चे, अर्थशास्त्र में राजनीतिक सिद्धांत के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे किरण। अशोक के समय में डायोनोसिस आया था बच्चे, डायनोसिस, यह मिस्र से राजदूत बन के आया था, मिस्र से भेजा गया था अशोक के समय में। डायनोसिस यह मिस्र का राजदूत बन के आया था। अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है, देवा नाम पिया प्रियदर्शी राजा, ये अशोक को कहा गया है। ऐसा राजा जो देवताओं को प्रिय हो, प्रियदर्शी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। 11th आप बताइए, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? रीजन फॉर द फेमस प्लेस ऑफ तक्षशिला वॉच? ए प्राचीन वैदिक कला की वजह से, बी मौर्यकालीन कला की वजह से, सी गांधार कला की वजह से या डी गुप्त कला की वजह से? क्या बात है। सौंदरानंद के लेखक अश्वघोष थे बच्चे। आसमी मेरी वॉइस क्लियर नहीं है, बाकी बच्चे बताएं।
आसमी लिख रही हैं आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। किरण, अशोक किशन का नाम भूल गई। अशोक का बेटा संप्रति था, महेंद्र था, संप्रति, महेंद्र, कुणाल। बच्चे एक बार बताइए, आवाज क्लियर आ रही है? सब बच्चे लिख रहे हैं सर ठीक है। ओके चलिए, गुड। अश्मिता, आशिमा को आवाज क्लियर नहीं आ रही थी ना, इसलिए मैंने आपसे पूछा। आशिमा आप बताइए। हाँ, नेटवर्क इश्यू हो सकता है, बिल्कुल। ओके, तो तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण बच्चे, सी पार्ट बिल्कुल सही है। गांधार कला का केंद्र था ये, है ना। गांधार कला का केंद्र था। कनिष्क के काल में गांधार शैली आई थी और इसका केंद्र तक्षशिला था। और बच्चे, एक प्राचीन काल में तक्षशिला महाविद्यालय भी था जहां पर चाणक्य ने स्टडी किया था। और जबकि मथुरा शैली का प्रसिद्ध केंद्र मथुरा था, तो इसलिए तक्षशिला बेहद फेमस शहर था। खुजस्था है भी में, होज होजस्ता है भी वह में, क्या कह रहे हैं बच्चे? अश्मिया, अश्मिया, अश्मी बताएं क्या कह रही हैं? तो बच्चे, प्राचीन वैदिक कला ऐसा कुछ नहीं था तक्षशिला में। मौर्यकालीन कला ऐसा भी नहीं था। गांधार कला यहां पर था। आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th आपकी स्क्रीन पर आ गया। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? आ गया ना? अच्छा, आपकी क्लास बार बार लीव हो रही है? ओके, बाकी बच्चे आप भी बताएं। आशिमा लिख रही हैं कि इनकी क्लास बार बार लीव हो जा रही है। ओके, किरण बताएं, मोहित आप बताएं। मोहित कह रहे हैं सही है। किरण आप बताइए। फेरी आप बताओ, क्लास ठीक चल रही है? क्लास तो बच्चे, आशिमा सभी बच्चे कह रहे हैं ठीक चल रही है। हमारे साथ जो हैं टोटल 9 बच्चे, 9 लोग जुड़े हैं। ज्यादातर कह रहे हैं सही है सब, बाकी जिसके आ रहे हैं भाई सब कह रहे हैं सही है। फेरी कह रहे हैं सही है। तो चलिए मैनेज कर लीजिए, नेट इश्यू हो सकता है। अच्छा ओके, किरण कह रही हैं कि आशिमा को बोलिए कि व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके बोलें, टेक्निकल टीम से। तो आशिमा अगर सुन पा रही हैं तो आप टेक्निकल टीम को व्हाट्सएप कॉल करके बोल दो, तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा, बिल्कुल बच्चे मैंने बोल दिया, सफलता के टेक्निकल टीम से व्हाट्सएप कॉल करके बोलो, आपका ये प्रॉब्लम आशिमा ठीक कर देंगे वो लोग। तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाया बच्चे? ए कुषाण, इंडो बैक्ट्रियन, शक या गुप्त शासकों ने? इंडो बैक्ट्रियन। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इंडो बैक्ट्रियन आंसर सही निकला। ए नहीं होगा किरण, देखो, इंडो ग्रीक को इंडो बैक्ट्रियन भी कहते हैं। इंडो ग्रीक को ही इंडो बैक्ट्रियन कहते हैं। और इंडो ग्रीक किंग या इंडो बैक्ट्रियन किंग का नाम मिनेंडर था। मिनेंडर ने सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स चलाया था, ग्रीक आर्ट में चलाया था। तो सबसे पहले इंडो बैक्ट्रियन को इंडो ग्रीक भी कहते हैं। फेरी का आंसर सही था, आंसर बी पार्ट करेक्ट होगा। और बच्चे, कुषाण किंग विम कदफिश, इसने भी सोने का सिक्का चलाया था। विमा कैटफिशेस, इसने भी सोने का सिक्का चलाया था, गोल्ड कॉइन्स। लेकिन यह इंडियन आर्ट में नहीं था, बल्कि यह अपने
पुराने स्टाइल में चलाया था, जबकि कनिष्क का इंडियन शैली में चला था। और बच्चे गुप्त शासकों ने प्लेंटी ऑफ गोल्ड कॉइन्स चलाए थे। प्लेंटी ऑफ गोल्ड कॉइन्स का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में सोने का सिक्का चलाया। प्रचुर मात्रा में सोने का सिक्का चलाया। सबसे अधिक सोने का सिक्का गुप्त शासकों ने चलाया था। इनके सोने के सिक्के को दिनार कहते थे, है ना। गुप्त शासकों के सोने के सिक्के को दिनार कहते थे। चांदी का सिक्का गुप्त शासकों का रूपक कहलाता था। ये दो सिक्के गुप्त राजाओं ने चलाया था। हिंडिया वन बच्चे ये होगा इस सिक्के का नाम। यह गोल्ड का सिक्का था और यह सिल्वर का था। गुप्त शासकों के सोने के साथ चांदी के सिक्के चले हैं। फिर क्या कहना चाह रहे हो हिंडियावन? अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। चलिए, किस संग्रहालय में हिंद यवन, हाँ यस हिंद यवन, बिल्कुल इंडो ग्रीक को हिंद यवन कहते हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बच्चे। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? विच म्यूजियम हैज द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ कुषाण पीरियड स्कल्पचर्स? ए मथुरा संग्रहालय में, बी मुंबई संग्रहालय में, सी मद्रास संग्रहालय में, डी दिल्ली संग्रहालय में। किरण का आंसर सही है, फेरी का भी आंसर सही है, ए पार्ट झलक का भी आंसर आ गया, ए पार्ट, बिल्कुल ए पार्ट करेक्ट आंसर है बच्चे। मथुरा म्यूजियम में सबसे ज्यादा कुषाण काल के बुद्ध की मूर्तियों को रखा गया है। कुषाण काल का मतलब कनिष्क पीरियड, मथुरा शैली में। वैसे गांधार शैली की अधिकतर मूर्तियां अफगानिस्तान में बनी थी बच्चे। और शायद आप जानते हैं अफगानिस्तान में बुद्ध की दो सबसे ऊंची स्टैच्यू थी। एक स्टैच्यू की हाइट थी 175 फीट, दूसरे की 173 फीट। दोनों स्टैच्यू बामियाना में थी, जिसको 2001 में तालिबान फर्स्ट गवर्नमेंट जब आई थी तो नष्ट करवा दिया था। तो कनिष्क के शासनकाल में गांधार शैली में अधिकतर बुद्ध की मूर्तियां अफगानिस्तान और कुछ पाकिस्तान बॉर्डर पर थी, लेकिन अधिकतर अफगानिस्तान में है। इंडिया में मथुरा शैली में कनिष्क की भी एक मूर्ति मिली बच्चे। मथुरा से एक कनिष्क की भी मूर्ति मिली है, पतलून पहने हुए, पतलून पहने हुए कनिष्क की एक स्टैच्यू मिली। इसका सिर नहीं है बच्चे, सिर रहित है, सिर है ही नहीं, और यह भी मथुरा से मिली है। अर्थात मथुरा से कनिष्क की पतलून पहने हुए एक हेडलेस मूर्ति मिली है, वह भी मथुरा शैली में। पतलून का मतलब होता है पेंटालून, अफगानी कुर्ता पैजामा। किंग कनिष्क की एक ऐसी मूर्ति जिसमें हेड नहीं है, पतलून पहने हुए मथुरा से कनिष्क की मूर्ति है, ये कह रहे हैं। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि यह बच्चे हिस्टोरियन ने डिसाइड किया है कि किंग ही उस समय पतलून पहन सकता था, बाकी सबके पास अलाउड नहीं था। अफगानी ड्रेस पतलून पहने हुए केवल कनिष्क को ही दिखाया जा सकता था, आम जनता की मूर्ति बन नहीं सकती। ऋषि मुनि पतलून पहनकर मूर्तियां नहीं बनवा सकते थे, इसीलिए किंग को बताया गया कि पेंटलून पहने हुए किंग स्वयं उसकी मूर्ति है। अगला क्वेश्चन आप देखें बच्चे, 14th क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ गया है। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? कुषाण, इंडो बैक्ट्रियन, शक, गुप्ता। Who among the following issued the purest gold coins? कुषाण, इंडो बैक्ट्रियन, शकाज।
गुप्तास। तो किरण के बी पार्ट हैं और झलक के गुप्त वंश बता रही हैं, लेकिन इसमें ये एक शब्द जोड़ा गया है, ये ध्यान रखिएगा, शुद्ध सोने का सिक्का, प्योरेस्ट गोल्ड मेडल, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। ए एंड बी, ओके। देखिए बच्चे, कुषाण ठीक होगा, ए वाला सही है। कैसे? क्योंकि ये शब्द हमने आपको इंडिकेट किया था। प्योर का मतलब शुद्ध सोने का सिक्का, शुद्ध सोने का सिक्का अगर आपसे पूछा जाए तो यह केवल कुषाण शासकों ने चलाए हैं। गुप्त शासकों ने प्लेंटी ऑफ गोल्ड कॉइन्स चलाए हैं, लेकिन गुप्त शासकों के सिक्के शुद्ध सोने के नहीं थे, मिलावट था बच्चे, शुद्ध सोने का सिक्का नहीं था। यहां ये अंतर भी है। तो ये शब्द हमने आपको इसलिए इंडिकेट किया था, शुद्ध, प्योरेस्ट, हमने ये इंडिकेट किया था आपको। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, शुद्ध सोने का सिक्का सबसे ज्यादा किसने चलाया, तो कुषाण शासकों का लगाइएगा। भारतीय शैली में सबसे पहले सोने का सिक्का कुषाण किंग कनिष्क का लगाइएगा। गुप्त शासकों के शुद्ध सोने के सिक्के नहीं थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। यह भी क्वेश्चन का आंसर बदल देता है बच्चे। चलिए 15th पर चलते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन आप देखें, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? विच मेटल वाज मोस्टली मेड ऑफ करेंसी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सातवाहना? शीशे का, पुटीन का, तांबा का, स्वर्ण का, लेड, पुटीन, कॉपर, गोल्ड। तो सबके आंसर सही है। ए पार्ट शीशा यानी लेड, लेड का प्रयोग बैटरी में किया जाता है बच्चे, लेड का प्रयोग बैटरी में किया जाता है। लेकिन अगर आपसे यह क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि भारत में पहला धातु का सिक्का, उसका नाम क्या है, तो बच्चे इंडियन पंच मार्क्ड कॉइन्स, ये चांदी का सिक्का है ना। भारतीय आहत मुद्राएं, अगर ये पूछा जाए किस समय चला है, तो 6th सेंचुरी बीसी में चला है, यानी बुद्ध के समय में, महात्मा बुद्ध के समय में चला है। किस किंग ने चलाया? अननोन किंग ने। पहला सिक्का इंडिया में यही है। बाकी गुप्त शासकों को, गुप्त से कुषाण शासकों को, लेकिन दूसरा अगर आपसे पूछें तो मौर्य शासकों ने सिक्के चलाए हैं चांदी के। अब देखिए मौर्य शासकों के सिक्के का नाम क्या है बच्चे? पण, सिल्वर का। करशापण को गोल्ड मानते हैं लेकिन सिक्का नहीं मानते हैं। शतमान, शतमान, यह भी सिल्वर का कॉइन्स है। और बच्चे करशापण, करशापण जो था ये गोल्ड का था, लेकिन सिक्का नहीं है बच्चे। ये, इसको सिक्का मत लगाइएगा, यह मेटल, केवल मेटल यूज किया जाता था। सिक्के चांदी के थे, सोने का सिक्का मेनेंडर ने चलाया था। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? कंबन, बाणभट्ट, अश्वघोष, नागार्जुन, अश्वघोष, वासुमित्र, अश्वघोष, कालिदास, बाणभट्ट, कालिदास, कंबन, वसुमित्र। चलिए बताइए। इंग्लिश में है हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ कंटेम्परेरी ऑफ कनिष्का? कनिष्क के समकालीन, फेरी का आंसर भी आ गया है, किरण का भी आंसर आ गया है, और दोनों लोगों के आंसर सही हैं। बहुत बढ़िया, दोनों बच्चों के आंसर सही हैं। कनिष्क के समकालीन कौन थे, तो ये आपको बताना है बच्चे। लेकिन आप लोगों के जो आंसर्स आए हैं दोनों बच्चों के, बिल्कुल सही आंसर है।
ठीक है। तो बच्चे देखिए, आंसर बी पार्ट है, देवेश का भी सही है, बी पार्ट बिल्कुल सही है। नागार्जुन, अश्वघोष, वासुमित्र यह कनिष्क के समकालीन थे ना, कनिष्क के समकालीन थे। नागार्जुन को जानते हैं भारत का आइंस्टीन कहा गया है, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा गया है। आइंस्टीन ऑफ इंडिया क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने शून्यवाद नामक सिद्धांत दिया है। शून्यवाद का मतलब जीरो नहीं होगा, या इसको माध्यमिक दर्शन कहते हैं, माध्यमिक दर्शन भी कहते हैं। इनका यह सिद्धांत आइंस्टीन के सापेक्षिता के सिद्धांत के इक्वल है, इसको भारत का आइंस्टीन कहते हैं। और इनके नाम पर, नागार्जुन के नाम पर, आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर डैम बना हुआ है, कृष्णा नदी पर। इन्होंने किताब भी लिखा था, रस रत्नाकर। और अश्वघोष तो आप जानते हैं, अश्वघोष कनिष्क के समय में चौथे बौद्ध सम्मेलन के अध्यक्ष थे। इन्होंने बच्चे बुद्ध चरितम, बुद्ध चरितम एक तो ये लिखा है, दूसरा एक सौंदरानंद लिखा है, जो अभी फेरी ने पूछा था, ये दोनों संस्कृत में है। और वासुमित्र बौद्ध विद्वान थे बच्चे, ये चौथे बौद्ध सम्मेलन के अध्यक्ष थे, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के अध्यक्ष थे। कंबन एक नाम इसमें दिया है, कंबन ये वाला, कंबन के बारे में आपने सुना है? कंबन मध्यकाल में थे बच्चे, ये मिडिवल इंडिया में थे, यानी 12वीं शताब्दी में थे, 12th सेंचुरी में थे ये, 12th सेंचुरी एडी में। कंबन तमिल पोएट थे ये, तमिल भाषा के कवि थे ये, तमिल भाषा के कवि थे कंबन। इन्होंने, आप जानते हैं, रामायण, रामायण को तमिल में लिखा है, रामायण तमिल में इन्होंने लिखा है बच्चे, बड़ी फेमस किताब है। बाकी बाण भट्ट ये नाम आपको पता ही है, ये हर्ष के दरबार में थे, बाण भट्ट हर्ष के दरबार में थे, आप सभी जानते ही हैं। और बाण भट्ट ने 2 किताबें लिखी हैं, ये भी आपको पता है, एक तो हर्ष चरितम लिखा है, हर्ष चरितम, और दूसरी कादंबरी, ये दोनों संस्कृत भाषा में हैं। कालिदास के बारे में कौन नहीं जानता है? कालिदास महामूर्ख थे, उसी डाल को काट रहे थे जिस पे बैठे थे। 5 ब्राह्मण विद्वान एक मूर्ख की तलाश में जा रहे थे, इस मूर्ख को देखा कि यह उसी डाल को काट रहा था जिस पर बैठा था। उन 5 विद्वानों को लगा कि इससे बड़ा मूर्ख नहीं मिलेगा, इसको इशारा करके नीचे उतारा और कहा कि हम तुम्हारी शादी इस राज्य की राजकुमारी से करवाएंगे, लेकिन तुम 1 महीने का मौन व्रत धारण कर लो। इसलिए क्योंकि हकलाता भी था, अटकता भी था। ले गए इसको विद्युत्मा के दरबार में, कन्वर्सेशन इशारों से स्टार्ट हुआ, अंत में विद्युत्मा हार गई थी और उसके बाद कालिदास की शादी हो गई। शादी के बाद इनकी पोल खुल गई, विद्युत्मा रुष्ट हो गई, जबरदस्त इन पर लात से प्रहार किया, काली माँ के मंदिर में जाके गिरे, साइड से जीभ कट गई, ब्लड निकला, देवी काली खुश होकर वरदान दे दिया, तभी से महाकवि कालिदास। इन्होंने पहला श्लोक पार्वती परमेश्वर पर लिखा है, पार्वती यानी दुर्गा। तो कालिदास बहुत बड़े विद्वान थे। कालिदास को बच्चे भारत का विलियम शेक्सपियर कहते हैं ना, कालिदास को, इनको भारत का विलियम शेक्सपियर कहा गया है। कालिदास को बच्चे विलियम शेक्सपियर कहा जाता है, इसलिए क्योंकि इन्होंने तमाम किताबें लिखी है, विज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, है ना, बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखें 17th का। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव दान देने की प्रथा आरंभ किया?
Rulers of which dynasty started the practice of giving tax-free land or villages to Brahmins and Buddhist monks? प्रियंका ओके, किरण ओके, किरण का आंसर सही है, ए पार्ट। सातवाहन शासकों ने स्टार्ट किया था बच्चे ये, लेकिन आगे चलकर गुप्त शासकों के समय में ये सामंती प्रथा अपनी चरम सीमा पर थी बच्चे। अब देखिए सातवाहन शासक जो थे ये सबसे पहले स्टार्ट किए थे, ए पार्ट करेक्ट है। गुप्त शासकों ने भी इसको देना स्टार्ट किया था। गुप्त काल में सामंती प्रथा अपनी चरम सीमा पर थी, सातवाहन शासकों ने स्टार्ट किया था, लेकिन गुप्त काल में यह अपनी चरम सीमा पर थी। तो आंसर आपको ए पार्ट लगाना है बच्चे। बौद्ध भिक्षुओं, ब्राह्मणों, विद्वानों को कर मुक्त जमीन देना स्टार्ट किया था, जो आगे चलकर सामंती प्रथा का रूप ले लिया था। सो ए पार्ट इज करेक्ट आंसर। हाँ, अगर आपसे पूछे कि सामंती प्रथा अपनी चरम सीमा पर कब थी, इसी समय में सामंती प्रथा चरमोत्कर्ष पर कब थी, तो गुप्त काल में। लेकिन सामंती प्रथा की शुरुआत कब हुई? सामंती प्रथा की शुरुआत अगर पूछा जाए तो बिल्कुल बच्चे सातवाहन लगाइएगा, ये दोनों में अंतर है। चलिए 18th क्वेश्चन नंबर आप देखें। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया? हु इंट्रोड्यूस द यवनिका कर्टेन इन इंडिया थिएटर? शकों ने, पार्थियन ने, यूनानियों ने, कुषाणों ने? इंडिया में पर्दा प्रथा जिसको कहते हैं कौन लाया? तो चलिए बताइए। गुप्त काल के पतन का कारण, गुप्त काल के पतन का कारण अगर पूछा जाए तो बच्चे गुप्त काल के पतन का कारण पूछा जाए तो हूण के आक्रमण, ये पहला कारण था। ठीक है, और दूसरा कारण अगर आपसे पूछा जाए तो बच्चे सामंती प्रथा भी आती है, टैक्स फ्री लैंड्स। तो इसका आंसर बिल्कुल फेरी सी पार्ट करेक्ट होगा किरण। ग्रीक्स वे थे, ये यवनिका सिस्टम लाए थे, यूनानियों की देन है। तो सी पार्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। हूण हमले और ग्रीक हमले अलग अलग है बच्चे। ग्रीक में अलेक्जेंडर का नाम सुना होगा, वो यूनानी था, और हूण जो थे गुप्त काल में आए थे। हूणों के आक्रमण से गुप्त वंश का बड़ी तेजी से डिक्लाइन स्टार्ट हुआ था। पहला हूण अगर आपसे पूछा जाए तो मेहर कुल था, सॉरी पहला हूण था तोरमान। बच्चे तोरमान पहला हूण आक्रमणकारी था, दूसरा मेहर कुल था। तोरमान पहला था, मेहर कुल दूसरा था। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए बच्चे। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? हु इंट्रोड्यूस ना सिल्क रूट स्टार्टेड बाय whom? सिल्क रूट स्टार्टेड बाय whom? ऑप्शन में बच्चे कनिष्क, अशोका, हर्ष, पायन। कनिष्क, अशोका, हर्ष, पायन। तो सभी ए पार्ट बता रहे हैं और ए पार्ट बिल्कुल करेक्ट है, यानी कनिष्क ठीक होगा बच्चे। अब देखिए कनिष्क के शासनकाल में नथुला दर्रा यही रेशम मार्ग था, नथुला पास।
बच्चे नथुला दर्रा ये रेशम मार्ग कहलाता था। अब यदि आपसे पूछा जाए कि नथुला दर्रा कहां पड़ता था, तो नथुला दर्रा यह सिक्किम में था। नथुला दर्रा सिक्किम में यही रेशम मार्ग कहलाता था। इसी मार्ग से भारत में रेशम इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था। वैसे कनिष्क पहला किंग था जो रेशम का इंपोर्ट चाइना से करता था। चीन पहला देश है बच्चे वर्ल्ड का। चीन प्रथम देश है रेशम उत्पादन में। रेशम उत्पादन में चीन पहला देश है। कोई बात नहीं बच्चे किरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आशिमा आपका नेटवर्क ठीक हो गया बच्चे? आशिमा दिक्कत आ रही थी इनको। चलिए 20th देखें, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा सोने की मोहर चलाई? ग्रीक वासियों ने, मौर्यों ने, कुषाण शासकों ने, सुंगों ने। Who among the following introduced gold coins, gold seal on a large scale? Greeks, मौर्य। बताएं बच्चे झलक। ओके, बिल्कुल सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। यहां पर सेम आंसर होगा बच्चे, कुषाण शासकों का ही होगा। हालांकि यहां शुद्ध नहीं पूछा है, लेकिन इसमें गुप्त चॉइस में है नहीं, तो स्वाभाविक है कुषाण होगा। निम्नलिखित में किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मोहरें चलाई? क्वेश्चन दिख नहीं रहा है क्या बच्चे? किरण को क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, बाकी बच्चों को क्वेश्चन दिख रहा है क्या? बाकी बच्चों को क्वेश्चन दिख रहा है? तो बच्चे क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्या? मोहित कह रहे हैं दिख रहा है। लीजिए क्वेश्चन फिर से दिखा देते हैं। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मोहरें चलाई? झलक कह रहे हैं दिख रहा है, देवेश कह रहे हैं दिख रहा है। क्या बोले बच्चे? किरण बताएं, बोल दीजिए सर क्या बोले क्वेश्चन, फिर से बोल देते हैं। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मोहरें चलाई थी? Who among the following introduced gold coins, gold seal on a large scale? इसको वही लगाएंगे, कुषाण शासकों ने चलाया था बड़े पैमाने पर। ऑप्शन है ए ग्रीक वासियों ने, बी मौर्यों ने, सी कुषाणों ने, डी सुंगों ने। तो बड़े पैमाने पर वही है, रिपीटेड है क्वेश्चन, है कुषाण शासकों ने चलाया था बच्चे। चलिए कोई डाउट से पूछें, एनी डाउट? बच्चे देखिए सफलता क्लासेस में यूपी ट्रिपल एससी जिसको आप पढ़ ही रहे हैं, लेखपाल का टारगेट बैच 2022 120 प्लस आवर्स ऑफ लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होगा, 10 घंटे लाइव मॉक टेस्ट डिस्कशन होगा, 100 प्लस पीडीएफ नोट्स होंगे, कोर्स वैलिडिटी लाइफ टाइम तक का होगा। नया बैच होगा 2 मई 2022 को आ रहा है, यह 999 रुपए का होगा। तो यह लेटेस्ट बैच है बच्चे, प्रियंका और आपके यार दोस्त कोई चाहते हैं तो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और टॉप यूनिवर्सिटीज से ग्रेजुएशन का सपना अब सफलता के लिए CUET की तैयारी से होगा। नया बैच स्टार्ट हो रहा है बच्चे 30 अप्रैल को 2022 को, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसकी फी रखा गया है 4599। साइंस के लिए बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं, और नॉन साइंस के लिए इतनी फी रखी गई है 30 अप्रैल को है। क्विकर ट्रिकी रीजनिंग के क्वेश्चन हिंदी संस्करण में रीजनिंग की किताब है बच्चे, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई, दिल्ली पुलिस, बैंकिंग आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। ये सभी प्रकार के प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक उदाहरण के साथ, सभी प्रश्नों के
को कम समय में हल करने का सहायक है बच्चे। तो इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश ग्राम समाज एवं विकास यूपीट्रिपलसी राजस्व लेखापाल चकबंदी अधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारी विकास अधिकारी एवं संबंधित परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। ये उत्तर प्रदेश राजस्व चकबंदी लेखपाल परीक्षाओं के पाठ्यक्रम अनुसार नए पाठ्यक्रम पर आधारित 100% त्रुटि रहित है। विषयवार गुणवत्ता पुस्तक, आज इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं बच्चे आप। गणित की ट्रिकी क्वेश्चन वाली ये किताब ये भी है, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में सफलता है तो बच्चे करंट अफेयर्स की किताब है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही है बच्चे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ और विद एक्सप्लेनेशंस के साथ मिलते हैं। तो आई थिंक आज के क्वेश्चंस अच्छी तरह से आपने किए हैं। अगली बार भी हम आपको एंशिएंट से रिलेटेड बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लाएंगे। ठीक है बच्चे, चलिए ओके।